नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने अध्ययन किया था रिस्पायरेटरी सिस्टम या रिस्पिरेशन सिस्टम, यानी कह सकते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में जो भी जानकारियाँ थी उसको हम लोग अध्ययन कर लिए थे, उसको हम पढ़ लिए थे। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह नेक्स्ट सेशन के रूप में ब्लड होगा। ब्लड को बोलते हैं रक्त, यानी ब्लड को हम 3 सेशन में करेंगे। तो आज जो ब्लड का जो सेशन है उस सेशन के कुछ पार्ट को आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय इन्वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जिसका नाम है ब्लड। तो ब्लड को कहते हैं रक्त, इसको और उर्दू में बोलते हैं लहू। क्या बोलेंगे? लहू। तो रक्त, ब्लड, उर्दू में बोलेंगे लहू। जो ब्लड होता है इसका रंग लाल होता है, ब्लड का रंग लाल। यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। उससे पहले हम बात करें कि जो ब्लड का अध्ययन है, ब्लड का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। जो ब्लड है, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड, एक गाढ़ा पदार्थ होता है। जो ब्लड है वह एक प्राकृतिक कोलाइड, एक गाढ़ा पदार्थ है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब कह सकते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। यह जो पूरे शरीर है वह पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखने का काम करता है, पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। जैसे ब्लड पूरे शरीर में करता है परिसंचरण, आवागमन करता है, वह कौन? ब्लड। तो ब्लड को बोलते हैं संयोजी ऊतक या कह सकते हैं कनेक्टिंग टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग टिश्यू। यह पूरे शरीर को एक दूसरे से जोड़कर रखने का कार्य करता है। कौन? तो ब्लड। जो ब्लड होता है, ब्लड के पीएच मान की बात करें तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। और जो ब्लड का जो पीएच मान 7.4 होता है, इसका मतलब है कि ब्लड क्या है? क्षारीय है। ब्लड क्या है? क्षारीय। यानी जो पीएच मान है, अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 से कम होगा तो उसे बोलते हैं अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसको बोलते हैं क्षारीय बोलते हैं। और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको बोलते हैं उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। तो ब्लड का पीएच मान कैसा होता है? तो 7.4 होता है। कभी आप लोग का हाथ वोट कटा होगा तो हाथ से जो ब्लड निकलता है, किसी शरीर के अंग से ब्लड निकलता है, आप उसको स्पर्श, अरे उसको आप चाट के देखिएगा, उसे आप एक तरह से देखिएगा पी करके, स्वाद कैसा उसका आएगा? तो बिल्कुल नमकीन नुमा आता है। किसका? तो ब्लड का। कुछ लोग तो अपना हाथवे काट लेते हैं तो उनकी बत्ती अलग है, तो वो नहीं पी पाएंगे, वो तो मर जाएंगे तो कहाँ से पिएंगे। कभी अपने ब्लड को चख के देखिएगा कैसा लगेगा? तो 7.4 यानी क्षारीय लगेगा। ठीक है। जो ब्लड की मात्रा होती है वह व्यक्तियों में अलग, महिलाओं में अलग देखने को मिलती है। तो जो व्यक्ति होते हैं, मानव यानी वयस्क व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वयस्क व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है कितना होती है? 5.5 लीटर। यानी कहने का मतलब है कि 5.5 लीटर पुरुषों में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है और महिलाओं में जो ब्लड की मात्रा होती है वह कम होती है। कितना होती है? तो आधा लीटर कम होती है। तो वयस्क व्यक्ति में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर और महिलाओं में ब्लड की मात्रा कितना? 5 लीटर। अब ये जानिए कि ये कम क्यों होता है? भाई बहुत दिक्कत है कि महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम क्यों होता है? क्यों? इसका मतलब ये थोड़ी कि पुरुषों का खून चूसने के लिए नहीं। तो इसमें जो ये मानव हैं उनमें जो ब्लड होता है उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है कम होती है और पुरुषों में ज़्यादा होती है। उसी के कारण जो ये ब्लड होते हैं वो ब्लड की जो मात्रा होती है वो कम देखने को मिलती है। महिलाएं देखा जाए तो बायोलॉजिकल रूप से कमज़ोर होती हैं और जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? तो आयरन की। और जो आयरन होता है वो मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? मजबूती प्रदान करेगा। और जो मजबूती प्रदान करेगा आयरन, तो जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा, उस व्यक्ति में आयरन की मात्रा ज़्यादा, वह व्यक्ति कैसा रहेगा? बिल्कुल मजबूत रहता है। और जिस व्यक्ति में आयरन की मात्रा कम, वह व्यक्ति क्या रहेगा? कमज़ोर रहेगा। तो महिलाओं में आयरन की मात्रा कम होती है, महिलाएं बायोलॉजिकल रूप से कमज़ोर होती हैं और पुरुष थोड़ा क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, थोड़ा ताकतवर होते हैं। जो निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण
कि जो ब्लड होता है वो उसका निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड निर्माण की प्रक्रिया जो वयस्क व्यक्ति हैं उनके जो निर्माण की प्रक्रिया वो होता है कहाँ पर, बोन मैरो में। बोन मैरो अस्थि मज्जा। जब हम आपको कंकाल पढ़ा रहे थे तो कंकाल में आपको सिखाए थे कि जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों को आप तोड़ेंगे तो हड्डियों के जो बीच में आपको दिखता है जालीनुमा दिखती है संरचना, उसी जालीनुमा जो संरचना है उसी को बोलते हैं बोन मैरो। उसे क्या बोलेंगे, बोन मैरो। और उसी बोन मैरो में ब्लड बनता है। तो वयस्क व्यक्ति में तो हड्डी होता है, तो वयस्क व्यक्तियों में जो ब्लड बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो बोन मैरो में बनेगा। कहाँ बनेगा, बोन मैरो में ब्लड का निर्माण। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ब्लड होता ही नहीं है। बच्चे यानी भ्रूण, जब कोई बच्चा यानी भले 6 महीने का हो गया है, 7 महीने का हो गया है, 9 महीने का हो गया है, और जब तक उसका जन्म नहीं हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं क्या, भ्रूण बोलेंगे, उसे बोलते हैं भ्रूण। अब उस अवस्था में बच्चे के पास उतना मजबूत हड्डी नहीं होती है कि हड्डी में बनेगा। तो बच्चों में जो ब्लड का निर्माण होता है कहाँ पर होगा, लीवर के मीसोडर्म में। लीवर का एक पार्ट, एक हिस्सा होता है मीसोडर्म, वहाँ ब्लड का निर्माण होगा। तो बच्चों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर के मीसोडर्म में होता है। ठीक है। जो रक्त होते हैं ये निर्माण तो वयस्क में कहाँ होते थे, तो अस्थि मज्जा में। लेकिन यह स्टोर कहाँ रहेगा, तो रक्त स्टोर रहता है कहाँ पर, स्प्लीन, उसको बोलते हैं प्लीहा। उसे क्या बोलेंगे, प्लीहा। यह कहाँ बनेगा, तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। लेकिन इकट्ठा कहाँ रहेगा, तो स्प्लीन प्लीहा में। कहाँ, स्प्लीन का ले या प्लीहा का ले। रक्त जो है यह कुछ समय बाद मर जाता है। रक्त कुछ समय बाद मर जाता है। यह मरता है, फिर बनता है, फिर मरता है, फिर बनता है। आगे हम और सीखेंगे। लेकिन जब मरता है तो यह कहाँ रहता है, तो यह रहता है स्प्लीन। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड बोलेंगे, कब्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कब्र। इसे ब्लड बैंक बोलते हैं। इसे ब्लड बैंक, किसको बोलेंगे, स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलेंगे, ग्रेवयार्ड। यानी इसी ग्रेवयार्ड में वह जो ब्लड मर जाता है वह आकर के स्प्लीन में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद रक्त में कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल है ये सामान्य स्तर पर कितना होना चाहिए, तो 180 से लेकर के 200 ग्राम डेसीलीटर तक होता है। यानी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अधिकांशतः चीज़ें जो चिपचिपा चीज़ें हैं वो उसका सेवन करता है तो वह व्यक्ति के लिए एक तरह से नुकसानदायक होता है। व्यक्ति के ब्लड को प्रभावित करता है और पूरे ब्लड शरीर में परिसंचरण कर रहा है, चल रहा है, घूम रहा है। तो जब ब्लड प्रभावित होगा तो वह ठीक से संचरण नहीं कर पाएगा, वह थक्का बनना शुरू हो जाएगा। तो व्यक्ति के जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया है उसमें समस्या आएगी। तो यह जो कोलेस्ट्रॉल है इसका अधिकांश मात्रा में बनना व्यक्ति की सेहत को क्या करता है, तो क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। क्या, तो कोलेस्ट्रॉल यह अधिकांश मात्रा में, कोई व्यक्ति कुछ चिपचिपा चीज़ खाता है तो उससे अधिकांश मात्रा में यह बढ़ता है। कौन, तो कोलेस्ट्रॉल। इसलिए ज़रूरत के अनुसार आप चिपचिपा चीज़ें खाएं, ज़्यादा उसका सेवन वगैरह न करें। ठीक है। हीमोग्लोबिन, मैंने बताया अभी कि जो मेल होते हैं और जो फीमेल होती हैं, इन दोनों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह कम होती है। ब्लड भी कम होता है और जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। महिलाओं में ब्लड कितना था, 5 लीटर। पुरुषों में ब्लड कितना था, तो 5.5 लीटर। तो जब ब्लड कम बेसी है तो हीमोग्लोबिन भी कम बेसी रहेगा। तो जो हीमोग्लोबिन जो मेल में है वह होता है 14 ग्राम डेसीलीटर। DL का मतलब कि डेसीलीटर, यह ब्लड का मापांक है। किस मापते हैं, तो डेसीलीटर में। तो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है मेल में वह कितना होता है, तो 14 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन मेल में, और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर फीमेल में। जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम उसमें आयरन की मात्रा कम, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है, आयरन। और जिस व्यक्ति में आयरन की मात्रा कम वह व्यक्ति कमजोर रहेगा, और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा उसमें आयरन ज़्यादा, और जिसमें आयरन ज़्यादा वह व्यक्ति मजबूत रहेगा। तो देखा जाए तो बायोलॉजिकल रूप से जो मेल व्यक्ति होते हैं थोड़े पावरफुल, शक्तिशाली होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वह कमज़ोर होती हैं। इसमें बायोलॉजिकल रूप में देखा जाए तो रक्त परिसंचरण, जो रक्त परिसंचरण यानी जो रक्त है वह शरीर में पूरा हमेशा 24 आवर्स यानी हमेशा वह गति करता रहता है। ये गति करता है, और जब शरीर में रक्त गति करता है तो ही ऊष्मा का निर्माण होता है, तभी ऊर्जा एक तरह से बनती है। और इसी ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ हो गए, हार्मोन्स हो गए,
पौष्टिक आहार हो गए, अन्य अन्य चीज़ें होंगे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव होता है। किसके माध्यम से? तो ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करता है तो उसी को बोलते हैं ब्लड परिसंचरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र का। क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र कहेंगे। यानी ब्लड का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? ब्लड परिसंचरण बोलते हैं। इसकी खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। कीजिए इसकी स्क्रीनशॉट एक बार। चलिए अब आगे देखते हैं ब्लड के कार्य, कि ब्लड के कार्य क्या हैं। तो ब्लड के कार्य हैं कि ताप का नियंत्रण करना। जो ब्लड है, जो रक्त है, वह रक्त ताप का नियंत्रण करता है। यानी ब्लड के परिसंचरण करने से जो रक्त है वो बिल्कुल परिसंचरण करने से जो शरीर का जो तापमान है वह बना रहता है। तो तापमान का नियंत्रण करना, और जो पोषक पदार्थ हैं, जो पोषक पदार्थों को जो कोशिकाएं एक तरह से चूस ली है, ऑब्जर्व कर ली है, उसको ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ले जाना और ले आना काम किसका है? तो ब्लड का। वही है पोषक पदार्थों का परिवहन। और साथ ही में जो ऑक्सीजन है, जब हम आपको श्वसन पढ़ाए थे तो बताए थे कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वही ऑक्सीजन को लेके जाता है और CO2 जो पहुंचाने का काम करता है। कहाँ तक? एलोवेली तक। तो गैस यानी O2 CO2 का परिवहन करता है। कौन करता है? तो ब्लड करता है। इसके बाद उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, यानी जो शरीर में जो खराब चीज हो गया है, जो पदार्थ खराब हो गया है, उन पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो ये ब्लड करता है। कौन करता है? तो ब्लड। तो ब्लड के विभिन्न प्रकार के काम हैं। क्या क्या? ताप नियंत्रण, ये शरीर के तापमान को करेगा नियंत्रित, पोषक पदार्थों का परिवहन करेगा, गैसों का आदान प्रदान करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और ले आने का काम करेगा, और उत्सर्जित पदार्थों का यह परिवहन करने का काम करेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि जो ब्लड है वो ब्लड किससे किससे मिल करके बना होता है। तो ब्लड यहाँ देखा जाए तो दो तरह से, दो चीज़ों से, एक प्लाज्मा और एक कार्पल्स। एक प्लाज्मा और एक कार्पल्स। प्लाज्मा को बोलते हैं, प्लाज्मा या कितना होता है ब्लड में? तो 55 से लेकर के 60% जो भाग होता है वह किसका होता है? प्लाज्मा का। और जो 40 से जो 45% भाग होता है वो किसका होता है? तो कार्पल्स, यानी कह सकते हैं रुधिराणु। जो ये प्लाज्मा है यह लिक्विड टाइप का होता है। यह लिक्विड यानी जैसे जो पानी होता है ना, लिक्विड टाइप का, वैसे होता है। और उसी में ये जो कार्पल्स है, जो रुधिराणु हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं, वह उस प्लाज्मा में घुल जाते हैं और घुल करके क्या बनाते हैं? ब्लड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप चीनी और पानी ले लीजिए। पानी क्या है? एक लिक्विड पदार्थ है। पानी एक लिक्विड है, और पानी में जब आप चीनी मिक्स करते हैं तो चीनी घुल जाता है। तो कहते नहीं कि वहाँ पर चीनी है, कहते हैं कि क्या है? शरबत बन गया, शरबत बन गया। तो जो चीनी है वह क्या हो गया? कार्पल्स हो गया, रुधिराणु हो गया, और जो पानी है वह लिक्विड हो गया। सेम प्रक्रिया में जो प्लाज्मा होते हैं लिक्विड होते हैं, और यह जो कार्पल्स होते हैं छोटे छोटे ये क्या होते हैं? कण होते हैं। और यही कण इसमें मिल करके क्या बना देते हैं? तो ब्लड बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लड। जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार के कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स, कौन प्रोटीन्स? फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन होते हैं। जब इस प्लाज्मा से इस प्रोटीन को जब निकाल लिया जाता है, इस प्लाज्मा से जब प्रोटीन्स को निकाल लिया जाएगा, तो जो प्रोटीन जब निकल जाएगा तो जो प्लाज्मा है इसका रंग हो जाएगा हल्का पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला। उस पीले रंग को बोलते हैं सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। और उसी सीरम से व्यक्ति के शरीर की बीमारियों की चेकअप होती है, बीमारियों की जांच होती है। किससे? तो सीरम से। और सीरम कहाँ मिलेगा? तो प्लाज्मा में। कैसे मिलेगा? तो प्रोटीन्स को निकालने के बाद उसमें से जो रुधिराणु हैं, कार्पल्स हैं, उसको निकालने के बाद जो बचेगा उसी को बोलते हैं सीरम, और सीरम से ही व्यक्ति की बीमारियों की जांच होती है। ठीक है। तो प्लाज्मा कितना परसेंट? 55 से 60। इसमें कौन कौन प्रोटीन? दो प्रोटीन। कौन? फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो कौन? फाइब्रोनोजेन, मुख्य रूप से फाइब्रोनोजेन। और कार्पल्स रुधिराणु ये कितने होते हैं? तो 40 से लेकर के 45%। ये कितने होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो रुधिराणु हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यहाँ लिखें कार्पल्स रुधिराणु। ये 3 चीज़ों से मिलकर के कार्पल्स रुधिराणु बना है। और कौन कौन चीज? तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स। कौन कौन? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC रेड कार्पल्स ब्लड, या RBC मिस्टेक हो गया ना, RBC इसको लिख दें RBC।
क्या लिखेंगे, आरबीसी, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। क्या बोलेंगे, रेड ब्लड कार्पल्स। इसका जो टेक्निकल नाम हो क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट, बायोलॉजी का नाम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी को एंथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। जो यह आरबीसी है, आरबीसी की संख्या कितना होती है, तो आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख। कितना होती है, 50 लाख। किसमें, तो रुधिराणु में। आरबीसी की तो पूछता है कि रुधिराणु में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो आरबीसी की, क्योंकि ये 50 लाख में संख्या में क्या है, ज़्यादा है। अब ये ना कह दे कि प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा तो ओवरऑल पूरे जो ब्लड है उसमें उसकी अधिकता होती है, लेकिन रुधिराणु में संख्या किसकी अधिक होती है, तो आरबीसी की यानी एंथ्रोसाइट की। कितना होती है, 50 लाख। बोले तो 5 मिलियन। 10 लाख में होता है 1 मिलियन, तो 50 लाख में 5 मिलियन। इसकी जो समय सीमा होती है वो कितने दिन होती है, 12 दिन। कितनी होती है, 12 दिन। जो आरबीसी होता है ना, ये 12 दिन में पुनः क्या हो जाएगा, मर जाएगा। 12 दिन बाद पुनः मर जाएगा। तो आरबीसी यहाँ से रुधिराणु मरा है, जो ये आरबीसी किसका भाग है, रुधिराणु का। तो लोग सोचते हैं कि जब आरबीसी मर गया तो बना कैसे, तो बनता कैसे है, तो यहाँ पर रुधिराणु में मरा है आरबीसी। यहाँ जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा जिंदा है, और प्लाज्मा में ये कार्पल्स मिल करके पुनः क्या बना देते हैं, तो ब्लड पुनः बना देते हैं। और ब्लड कहाँ बनता है, तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। इसको हम बता चुके हैं। और जो डब्ल्यूबीसी है इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्या बोलेंगे, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इसको ल्यूकोसाइट। इसकी जो संख्या होती है वो कितना होती है, तो 10,000। कितना, 10,000। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो 4 दिन। कितना होगा, 4 दिन। और यहाँ पर प्लेटलेट्स, क्या, प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट, और इनकी जो संख्या होती है कितना होती है, तो 2 लाख। और इनका जीवन काल कितना होता है, तो 7 दिन होता है। कितना दिन, 7 दिन। तो रुधिराणु कार्पल्स कितने प्रकार के, 3 पार्ट में बटे होते हैं। कौन कौन, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। संख्या कितनी, 50 लाख, इसकी संख्या 10,000, इसकी संख्या 2 लाख। इसका जीवन काल 12 दिन, इसकी जीवन काल 4 दिन, इसकी संख्या 7 दिन। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब इसको एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, अब इसको हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि एरिथ्रोसाइट क्या होता है, ल्यूकोसाइट क्या होता है, और प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, हम चलते हैं इसके आगे। इससे कीजिए स्क्रीनशॉट आप एक बार। चलिए अब हम सीखते हैं जो रुधिराणु थे, रुधिराणु के तीनों पार्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो तीनों पार्ट कौन कौन से थे, तो फर्स्ट पार्ट था आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, दूसरा था डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, तीसरा था प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। तो हम सीखते हैं एक एक के बारे में। तो आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, जो आरबीसी होता है, जो इसका आकार आरबीसी का होता है, रेड ब्लड कार्पल्स का, उसका आकार गोलाकार होता है और बीच में से धंसा हुआ दिखेगा। बीच में से वह एक तरह से धंसा हुआ दिखेगा, जैसे आप लोग इडली वगैरह खाते हैं ना, इडली उडला, तो बीच में ऐसे धंसा हुआ दिखाई देगा और जो कैसा रहेगा, गोलाकार रहेगा। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है, बीच से धंसा हुआ होता है। ऊंचाई पर जाने पर जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जाता है तो आरबीसी की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है, आरबीसी की मात्रा बढ़ती जाती है। जो लाइसोजाइम है, यह बताए थे आपको कोशिका में जल अपघटक एंजाइम है, यह चीज़ों को मारने का काम करता है। तो जो आरबीसी है, आरबीसी में लाइसोजाइम नहीं पाया जाता है। किसमें, तो आरबीसी में लाइसोजाइम नहीं पाया जाता। और जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक भी नहीं होते हैं, केंद्रक भी नहीं होंगे। ठीक है। जो रुधिराणु है, रुधिराणु का 95%, जो रुधिराणु है उसका 95% भाग कौन होता है, तो आरबीसी होता है। आरबीसी रुधिराणु का कितना परसेंट, 95% होता है। और जो ब्लड है, ब्लड में क्या मिलता है, तो आरबीसी, ब्लड में क्या मिलेगा, आरबीसी। और जो आरबीसी उसमें क्या मिलेगा, तो एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। आज जिसमें हीमोग्लोबिन की जब कमी होगी तो आयरन की कमी, बताए कि जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें आयरन की मात्रा होती है, और जिसमें आयरन की कमी होगी उस व्यक्ति को एक रोग हो जाता है, जिस रोग का नाम है एनीमिया नामक रोग। कौन सा रोग, एनीमिया नामक रोग। तो लोग डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि पालक खाइए, क्योंकि पालक में अधिक मात्रा में क्या मिलता है, आयरन मिलता है। लोग आयरन का जो टैबलेट देते हैं, खिलाते हैं, क्योंकि आयरन बढ़ जाएगा। आज जब आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो एनीमिया नामक रोग है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो आयरन है वो किसमें मिलता है, तो पालक में। तो किसकी कमी से होगा एनीमिया, तो आयरन की कमी से। और आयरन कहाँ मिलेगा, तो हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा, तो ब्लड में। ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है। चलिए अब आगे सीखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट।
इसका जो आकार होता है, इसका आकार का कोई निश्चित ही नहीं कि किस आकार का होगा, ये इसका आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। इसमें केंद्रक होता है, इसमें से हम डीएनए आरएनए का पता कर सकते हैं कि उसका डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। इसलिए तो जब व्यक्ति किसी से ब्लड लेता है, जब ब्लड की चेकअप होती है तो उस ब्लड में से निकालता है WBC और निकालता है पहले ब्लड, उसमें निकालता है रुधिराणु और रुधिराणु में से क्या निकलता है? WBC और WBC क्या है? केंद्रक है। उस केंद्रक में से डीएनए और आरएनए वो चेकअप कर सकता है। तो केंद्रक कहाँ मिलेगा? तो WBC में मिलेगा। इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। किसमें? तो WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ये रोगों से लड़ सकता है, ये रोग प्रतिरोधक होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के। ये कितने प्रकार के? तो 5-6 प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। इन सभी को मिलाने से क्या बनता है? तो WBC बनता है। इन सभी को मिलाने से क्या बनेगा? तो WBC। जैसे एंटीमनी, क्या है? एंटीमनी, यह अच्छा काम करता है। कहने का मतलब है कि जो एंटीबॉडी जो सेल है, एंटीबॉडी जो सेल है, यह जब व्यक्ति के शरीर में कोई वायरस, कोई कीटाणु, कोई विषाणु अगर प्रवेश करेगा तो यह तुरंत जो एंटीबॉडी है उसकी पहचान कर लेगा। किसकी? उस वायरस की, उस कीटाणु, उस विषाणु की पहचान कौन करता है? एंटीबॉडी। तो क्या लिखा है? रक्षा। यानी कहने का मतलब ये कि यह BSF का काम करता है। कौन? एंटीबॉडी सेल शरीर में BSF का काम करता है। इसके बाद लिम्फोसाइट, इसको बोलते हैं टी सेल। क्या बोलेंगे? टी सेल बोलेंगे। ये टी आकार का रहता है। इसका काम क्या है कि जैसे ही ये कीटाणु विषाणु का एंटीबॉडी ये पहचान करेगा, पहचान करके अपने मारेगा नहीं, किसको बुलाएगा? टी सेल को। कहेगा टी सेल, टी सेल, टी सेल को बुलाएगा। कौन? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट टी सेल को ये रक्षा जो करता था एंटीबॉडी, टी सेल को बुलाएगा और टी सेल उठ खड़ा होकर के वो खोज करके क्या करेगा? उसे मार देगा। किसको? उस वायरस को, कीटाणु को, विषाणु को कर देगा, उसको मार देगा। उसको मारने के बाद उन्हें छोड़ देगा। और जब शरीर में कुछ चीज़ें मर जाएंगे और उसको वहीं छोड़ देंगे तो सोचिए बहुत दिक्कत होगा, सड़ेगा, गलेगा तो नुकसान होगा। तो जो ये मोनोसाइट है, जो मोनोसाइट है इसका आकार उसमें बड़ा हो जाता है। तो जो मोनोसाइट है, जिस कीटाणु विषाणु को जो टी सेल मारा था उसको खाने का, साफ करने का काम कौन करेगा? तो मोनोसाइट करेगा। कौन करेगा? मोनोसाइट। तो शरीर में कीटाणु विषाणु की पहचान कौन किया? एंटीबॉडी। रक्षा किया एंटीबॉडी। उसको मारा कौन? लिम्फोसाइट, टी सेल मारा और उसको खा करके साफ कौन किया? तो मोनोसाइट। कौन किया था? मोनोसाइट। और इनका अलग अलग, इनका उतना कोई काम नहीं है। किसका? न्यूसियोफिल, इसियोफिल और बेसोफिल, इनका उतना अलग अलग उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कितने प्रकार के? ये 5। कौन? एंटीबॉडी रक्षा करेगा, लिम्फोसाइट को टी सेल, मोनोसाइट बड़ा होगा, न्यूट्रोफिल, इसियोफिल और बेसियोफिल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सीखते हैं प्लेटलेट्स। क्या सीखते हैं? प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट या इसको बिम्बाणु कहेंगे। थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु। इसके जो आकार होते हैं कैसा होगा? तो उत्तल लेंस का। कैसा होगा? उत्तल लेंस का। जो प्लेटलेट्स है इसका आकार कैसा होगा? उत्तल लेंस का। इसमें भी केंद्रक देखने को नहीं मिलता है। पूछता है कि केंद्रक किस में देखने को मिलता है? तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स किस में देखने को मिलेगा? तो WBC में देखने को मिलेगा। तो क्या प्लेटलेट्स में केंद्रक होगा? केंद्रक नहीं होगा, लेकिन यह शक्ति प्रदान करता है। यानी जिस व्यक्ति में जो संख्या थी, कितना? 2 लाख। आप पढ़े इससे पहले वाले में, इससे पहले कि 2 लाख संख्या, तो इसकी संख्या अगर 2 लाख से कम होगी तो व्यक्ति का कोई काम करने का मन नहीं करेगा, व्यक्ति अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा। तो संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 लाख होना चाहिए। कितना? 2 लाख होना चाहिए। तो यह उस काम को ना लंबे समय तक करने की यह देता है ऊर्जा। किसी काम को आप लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है, कौन करता है? तो प्लेटलेट्स शक्ति प्रदान करता है। कौन? प्लेटलेट्स। लेकिन जब व्यक्ति को डेंगू बीमारी होती है ना, तो डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स मर जाता है। प्लेटलेट्स मर जाता है। इसका जीवन काल कितना बताए थे? 7 दिन। क्या दिन? 7 दिन। तो सोचिए कि जब डेंगू होगा और मर जाएगा तब व्यक्ति के अंदर जो लड़ने की क्षमता थी वो तो खत्म हो गई, काम करने की क्षमता खत्म हो गई। तो व्यक्ति कैसे करेगा? तो उसको ठीक करने के लिए, किसको? डेंगू बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। जैसे एलोवेरा का सेवन कीजिए, गोट मिल्क यानी बकरी का दूध पीजिए। बकरी का दूध पिएंगे तो प्लेटलेट्स में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, आपके लिए फायदेमंद होंगे। फ्रूट्स और आदि, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो शुरू कौन किया? देखिए शुरू कौन किया? तो शुरू किया था ब्लड, यानी लंबे उसको काम करने के लिए शुरू किया कौन? ये RBC। लेकिन सब लंबे समय तक करने के लिए कौन करेगा? तो प्लेटलेट्स करेगा। कौन करेगा? प्लेटलेट्स करेगा। तो जो रुधिराणु होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 पार्ट में। कौन कौन से? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा कितने? तो 55 से 60%, 55 से 60%। और जो रुधिर था कितना था? 40 से 45%। आपने सीखा इसको, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आपको जैसा भी लगा होगा इसको आप विचार बना करके, सोच करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। आप बताइएगा कि ऐसे लिख करके बताने में आपको अच्छा लगा या लिख के बताने में आपको अच्छा लगा।
आपको जैसे लगे अपना विचार दीजिएगा और अधिक से अधिक इसको आप शेयर करने का काम कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हो गए तो इसे आप सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट दिन। तो आज के इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।